हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अगर आप इसमें 15 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका स्कोर बेहतर है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है। चार ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, औली, चोपता, फूलों की घाटी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये शब्द कहाँ अंकित हैं? फूलों की घाटी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, फूलों की घाटी। बात करें फूलों की घाटी की तो ये चमोली जिले में स्थित है, नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कब? 14 जुलाई 2005 में। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने की थी। कब की थी? 1931 में। इस बारे में आपको पता होगा। अगर आपसे सवाल बने फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है, तो जोशीमठ में स्थित है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक गलत युग्म कौन सा है? डोडीताल उत्तरकाशी, ठीक है। बेनीताल चमोली, ये भी ठीक है। वासुकीताल रुद्रप्रयाग, ये भी ठीक है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं और अगला सवाल है, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? विल्सन, निकोलसन, बैटन या फिर फ्रेजर। किसे दिया गया था? विल्सन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट ऑप्शन आपको बताना है। अमर शहीद केसरी चंद को 3 मई 1945 को फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा। अमर शहीद केसरी चंद का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1920। ये डेट भी आपको याद कर लेनी है। 1 नवंबर 1920 में इनका जन्म हुआ था। 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दे दी गई। और आप सभी को पता होगा 3 मई को चक्राता में मेला लगता है, वीर शहीद केसरी चंद मेला। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं और अगला सवाल हमसे पूछा गया, राजूला मालूशाही है एक कुमाऊनी, क्या है? प्रेम गाथा, युद्ध गाथा, विवाह गीत या फिर एक प्रकार का वाद्य यंत्र। क्या है? प्रेम गाथा है। राजूला मालूशाही एक प्रेम गाथा है। अगला सवाल हम देखते हैं क्या पूछा गया। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को क्या कहा जाता था? चट्टी, आश्रम, देवालय या फिर खाल। क्या कहा जाता था? चट्टी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? गोविंद बल्लभ पंत, हरिराम त्रिपाठी, बद्री दत्त पांडे, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन, हरिराम त्रिपाठी। और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमसे पूछा गया, उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की थी? कब की थी? 1 जून 2002 को की थी। 2002 यानी ऑप्शन नंबर बी को हम क्या कर लेते हैं राइट, 1 जून 2002। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछा जाता है। अगला सवाल हमसे पूछा गया, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? अल्मोड़ा, चंपावत, उत्तरकाशी या फिर श्रीनगर। राइट ऑप्शन आपको बताना है और देखना है 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आप सही जवाब दे पाते हैं। कहाँ की जाती है? उत्तरकाशी में की जाती है। नेटवाड़ा उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी। और अगला सवाल देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? क्या नाम है? ब्रेंडिस गेट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में देखने में आपको मिल सकता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं इंपोर्टेंट। पहला बनता है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ और दूसरा बनता है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको दोनों याद कर लेने हैं। देखो, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921 को, ये याद हो गया। इसके बाद इसके अध्यक्ष बने थे पी बिढ़म, ये भी आपको याद करना है। पी बिढ़म इसके अध्यक्ष बने थे। किसके? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं और अगला सवाल हमसे पूछा गया,
निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीयकरण का प्रतिफल नहीं है? यानी नगरीयकरण बढ़ेगा तो उससे क्या नहीं होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी, लेकिन हमें क्या बताना है, क्या नहीं होगा? ये तो होगा। जल प्रदूषण में वृद्धि, ये भी होगा। जैव विविधता में कमी, ये भी होगा। हमें बताना था क्या नहीं होगा। वन्य जीवों में अभिवृद्धि, देखो नगरीकरण बढ़ेगा तो वन्य जीवों में कमी आएगी, यहाँ पर वृद्धि लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं और देखते हैं अगला सवाल। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। देखो अगर आपने उत्तराखंड में वन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जितने भी वन दिए हैं और किस ऊंचाई तक वो मिलते हैं वो भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के वन से आपसे इस तरीके का सवाल बन सकता है। जैसे आप पढ़ते हैं राज्य पशु के बारे में, राज्य पक्षी के बारे में, चाहे आप क्या कहते हैं बुरांश के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सवाल बनते हैं कि ये किस ऊंचाई तक मिलते हैं। तो ऐसे ही वनों वाले चैप्टर में भी सवाल बनता है कि ये वन किस ऊंचाई तक मिलते हैं, तो आपको ये भी सारे याद कर लेने हैं। इसमें सवाल बना उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार कहाँ तक है? 1800 से 2700 मीटर के मध्य ये वन पाए जाते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन। देखो क्रम से अगर आप याद करोगे तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। देखो 750 से 1200 मीटर में ये पाए जाते हैं। इसके बाद एक और सवाल बनता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, और 1500 मीटर से नीचे ये पाए जाते हैं। जैसे हमसे सवाल बना कोणधारी वन का एक सवाल अगर आता है तो कोणधारी वन पाए जाते हैं 900 से 1800 मीटर के मध्य। तो इससे अगला आएगा पर्वतीय शीतोष्ण वन, वो पाए जाते हैं 1800 से 2700 मीटर के मध्य। क्रम से याद करो। इसके बाद एल्पाइन वन, वो 2700 मीटर से ज़्यादा हाइट पे पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है एल्पाइन वन। एल्पाइन वन मैंने आपको बता दिया 2700 मीटर से ज़्यादा। एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान आते हैं 3000 से 3600 मीटर के बीच। इसके बाद लास्ट में आता है टुंड्रा वनस्पति 3600 से 4800। आपको सारा याद हो गया होगा। ज़्यादा जो सवाल बनते हैं, पहला बनता है कोणधारी से, कोणधारी 900 से 1800। दूसरा बनता है पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 2700। एक और बनता है एल्पाइन वन 2700 से ज़्यादा। और इसमें हमारे पास सवाल बना था पर्वतीय शीतोष्ण वन। जो पर्वतीय शीतोष्ण वन होते हैं 1800 से 2700 मीटर के बीच पाए जाते हैं। तो आप लोग एक बार वनों वाला चैप्टर देखना और इनकी जो ऊंचाई होगी उसको क्रम से याद करने की कोशिश करना। सभी को एक साइड लिखना वनों को, उसके बाद जो हाइट बढ़ रही होगी ना उस तरीके से आप लोग लिखना, याद करना और आपको याद हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1982, 83, 84 या फिर 85 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और सवाल बनता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 820.42 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और कहाँ कहाँ है? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, 3 जिलों में है। ठीक, अगला देखो फिर। पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? किससे की जाती है बताओ? कालकूट कांगड़ा, बाड़ाहाट, कालसी या फिर सिरमौर, किससे की जाती है? कालसी से की जाती है। कालसी यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमें कालसी दिखा, इसी को हमने राइट किया। और देखते हैं अगला सवाल। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई किसके द्वारा? भैरव दत्त जोशी, मोहन सिंह भाकुनी, कृष्णानंद जोशी या फिर ज्योतिराम कांडपाल, किन्होंने की थी देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना? ज्योतिराम कांडपाल जी ने। यानी ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया? श्री गुरु रामराय जी का देहरादून में आगमन कब हुआ था? 1725, 1690, 1728 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या राइट करोगे बताओ? जल्दी राइट ऑप्शन करो। हम करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो श्री गुरु रामराय जी थे उनका आगमन 1676 में हुआ था। कब हुआ था? 1676 में हुआ था देहरादून में आगमन। और जो 1699 में धामवाला में झंडा दरबार की स्थापना की थी। ठीक, एक और सवाल बनता है जो गुरु रामराय जी है ना, इनका जब देहरादून में आगमन हुआ तो कब हुआ आगमन? किसके समय में हुआ? फतेहपति शाह के समय में आए थे। ठीक, फतेहपति शाह के दरबार में आए थे श्री गुरु रामराय जी। किसके समय में आगमन हुआ? फतेहपति शाह के में। ठीक, कब आए थे? 1676 में देहरादून में आगमन हुआ। और
1699 में धामवाला में इन्होंने झंडा दरबार की स्थापना की थी। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जितने भी दोस्तों मैं इस प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो ला रहा हूँ, इससे पहले मैंने और भी बनाई है, 40 क्वेश्चन की पूरी भी बनाई है, जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं उसी तरीके से मैंने सेट किया हुआ है। ये इसके बाद जो भी आएंगे बहुत अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे आप में से कमेंट करते हैं कि अच्छे लेवल का लाइए, अच्छे लेवल का लाइए, तो इसके बाद आपको 40 क्वेश्चंस का पूरा देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे लेवल का वो होगा। उसमें सभी तरीके के होंगे सवाल जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाई है जो 40 सवाल पूरे हैं। आप लोग इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना और देखना उन 40 सवाल में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। एकदम पेपर की तरह मैंने आप वहाँ पर आपको दिया है वो, ठीक। उसकी जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे लूँगा, वहाँ पर आप लोग जाना और नई वीडियो को देखना। अब हम देखते हैं अगला सवाल। इसमें हमसे पूछा गया उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप ये क्या है बताओ। इससे पहला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी मैंने ये सवाल डाला हुआ था, क्योंकि ये सवाल बहुत जगह आपको देखने को मिलता है। तो किससे संबंधित है आपको बताना है। कृषि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था या फिर भू व्यवस्था। ये संबंधित है न्याय व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर बी। और सवाल बनता है जो गोलाद्वीप है, कड़ाई द्वीप है, तराजू द्वीप है, ये संबंधित तो हैं, न्याय व्यवस्था से संबंधित है। किसके शासनकाल से संबंधित है, तो ये गोरखा शासन में ये न्याय व्यवस्था की व्यवस्था है, गोरखा शासनकाल की, ठीक। ऑप्शन नंबर बी न्याय व्यवस्था। और देखते हैं अगला सवाल। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये जो वन्यजीव विहार दिए हैं ना, पश्चिम से पूर्व में जो क्रम है वो आपको बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व यानी केदारनाथ या नंदा देवी, नहीं केदारनाथ। ए, बी और सी को हमें चेक करना है। फिर अब इसके बाद केदारनाथ, नंदा देवी, बी सी में हमें चेक करना है केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर या अस्कोट, ये आपको याद करना है। पहले बिनसर उसके बाद अस्कोट, यानी कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, ये आ जाएगा पश्चिम से लेकर पूर्व का क्रम वन्यजीव का, ठीक। वन्यजीव विहार का केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, ये आपको याद हो गया। इसको आप लोग एक बार याद करने की कोशिश करना और देखना इसी तरीके का क्रम आपको देखने को मिलता है, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी को राइट करते हैं और देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। बढ़ता हुआ यानी सबसे जो बड़ी नदी होगी लंबाई में सबसे लास्ट में वाली कौन हो जाएगी, फिर बताओ। कोसी, काली, भागीरथी या फिर अलकनंदा। आपको पता चल गया होगा सबसे लास्ट में किसको रखोगे, काली को रखोगे। काली यानी ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो जाएगा, फिर दो वाला लास्ट में एक में है, ठीक। सबसे पहले आएगी कोसी 1, उसके बाद आएगी अलकनंदा 3, उसके बाद आएगी भागीरथी, कोसी, अलकनंदा, भागीरथी, उसके बाद आएगी काली। सबसे फर्स्ट में कौन सा आएगा, कोसी। इसके बाद कौन सी आएगी, अलकनंदा 4 वाली। उसके बाद कौन सी आएगी, भागीरथी 3 वाली। उसके बाद कौन सी आएगी, काली यानी 2 वाली। 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर 1 वाला है तो ठीक है, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, है ना। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि देखो कोसी 168 ये तो आपको पता होगा, और जो काली है, काली सबसे लास्ट में हमने लिखी है 252। भागीरथी कितनी 205 और अलकनंदा कितनी में आती है 195 ना, इसमें आई थी। यानी अगर हम इसको देखें तो 252 वाली काली लास्ट में 2 1 में ही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ठीक है हमारी तरफ से, ठीक। पहले बढ़ता हुआ क्रम कौन सा वाला है, कोसी, अलकनंदा, भागीरथी और काली। इस तरीके से हमने ठीक कर लिया। यहाँ पर हो गए दोस्तों 20 क्वेश्चन पूरे, और 20 क्वेश्चन में आप लोग देखना आप कितना सही कर पाते हैं। एकदम मैंने नॉर्मल सा ही प्रैक्टिस सेट रखा था, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग इसमें कर सकते हैं। 20 आउट ऑफ 20 में स्कोर हो सकता है। जो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा उसको मैं बहुत अच्छे लेवल का बनाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार के लिए उपयुक्त है। ज्वालामुखी, दोमट, लाल या फिर तराई। अब इसका आंसर कौन देगा, इसका आंसर आप सभी लोग देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। जल्दी से आपको कमेंट करना है कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। और हाँ, जो
40 क्वेश्चन की वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लेना। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट कर देना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में। ठीक, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना और पसंद आए तो वीडियो लाइक भी कर देना। बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।